हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। थोड़ी सी लेट है आज की क्लास, ऑफिस में काम ज़्यादा है। कल शाम से इनफैक्ट कल रात से किसी प्रोजेक्ट पे डेडलाइन पे काम कर रहा था, अभी जा कर के क्लास बनाने का मौका मिला। आज की क्लास लिखी गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, और इस एक्ट का सरकारों ने बना रखा है मजाक। कैसे बना रखा है इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। आज दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड, और नीचे मिलेंगे वोकैब के क्वेश्चंस और मैच द कॉलम्स वाले। ठीक है, तो फन क्विज़ है आज का। पूरे 9 में से 9 मार्क्स आने चाहिए आपके। पूरे मन से क्लास को लेना, क्लास के लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी क्रिपल एंड स्कटल। भारी भरकम वर्ड शुरू में ही आ गए। देखिए, क्रिपल का मतलब होता है किसी को अपाहिज या कमज़ोर बनाना। क्रिपल्ड वर्ड जो है ना, क्रिपल्ड, ये एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ होता है जिसके किसी बॉडी पार्ट में कोई कमी हो। तो क्रिपल कर रहे हैं तो यानी किसी को कमज़ोर बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं। और स्कटल का मतलब होता है किसी चीज़ की नैया डुबाना। सच बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में इसका यही मतलब है। किसी चीज़ को, चलती हुई चीज़ को, काम करती हुई चीज़ को डुबो देना, ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना। कह रहा है जी ये स्ट्रेटजी है हमारी सरकार की। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके सहारे आप सरकार से जवाब कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट को सरकारों ने ऐसा बना दिया है कि पहले कोशिश करती थी क्रिपल कर दें, इसको अपाहिज बना दें, और अब कोशिश करती हैं कि कटल कर दें, इसको ख़त्म ही कर दें, बर्बाद ही कर दें। अब ये कैसे करती हैं सरकारें, आगे देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी गवर्नमेंट्स आर डिस्करेजिंग द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। कह रहा है हमारी सरकारें डिस्करेज कर रही हैं, या फिर यूँ कह दें कि हौसला तोड़ रही हैं। डिस्करेज करना यानी एनकरेज करने का बिल्कुल उल्टा है, हौसला देने की बजाय हौसला तोड़ना। तो सरकारें खूब कोशिश करके, लगा करके हौसला तोड़ रही हैं एक्सरसाइज करने को या इस्तेमाल करने को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के। चलिए, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, आर डिस्करेजिंग इसकी वर्ब है। गवर्नमेंट से मतलब यहाँ पे स्टेट और सेंटर, कांग्रेस या बीजेपी, आम आदमी पार्टी या डीएमके, कोई भी सरकार, सारी स्टेट और सेंटर की सरकारें मिल करके इस एक्ट से डरती हैं और इस एक्ट को कमज़ोर बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये एस लगा करके इसने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सभी को कटघरे में ला दिया है। डिस्करेज, एनकरेज एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, आपको पता होगा। एनकरेज हौसला देना, डिस्करेज हौसले को तोड़ना। जब भी आप कोई भी राइट बताएं, हक या अधिकार बताएं, तो आप टू लगा के बताते हैं। बड़ी कॉमन सी चीज़ है ये। आप बोलोगे ना मेरा निजता का अधिकार है, निजता मतलब प्रिवेसी, तो आप बोलेंगे माई राइट ऑफ प्रिवेसी। निजता का अधिकार है ना, तो माई राइट ऑफ प्रिवेसी। लेकिन राइट्स के आगे आप हमेशा टू लगाते हैं। राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जो भी राइट है आपका। ठीक है, तो ये टू जो है ना फिक्स्ड है पॉलिटी के संदर्भ में अधिकारों के आगे। चलिए आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। 6 वर्ड्स हैं आज, भारी भरकम। शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इस क्लास को इसी जोश और क्वालिटी के साथ में रोज़ लाया जा सके। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वाईटी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @योर इंग्लिश ट्यूटर, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा। 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो वाईटी ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से।
चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूँ थोड़ा सा इसको। पहला वर्ड ही अपना क्या है, स्कटल, नया वर्ड है आपके लिए। जानबूझ करके किसी चीज़ की नैया डुबोना, प्लान को रूइन या फेल करवाना। द इंसिडेंट्स थ्रेटन्स टू स्कटल द पीस प्रोसेस। ये जो इंसिडेंट है, वाकया है, ये थ्रेटन करता है कि ये स्कटल कर देगा, डुबो देगा पीस की प्रोसेस को, शांति की प्रक्रिया को। थ्रेटन करना यानी धमकी देना, चुनौती देना। तो ये एक चैलेंज हमारे सामने खड़ा कर रहा है इंसिडेंट कि इससे शांति वार्ता या शांति का प्रोसेस जो है स्कटल हो जाएगा। अबैंडन भी इसका सिनोनिम हो सकता है, अपने आप में यूनिक वर्ड है स्कटल। अगला वर्ड अपने पास एलिसिट। देखिए, एलिसिट का मतलब होता है सामने वाले से कुछ निकलवाना। पैसा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई इमोशन, कोई रिस्पॉन्स। जैसे मैं आपको चुटकुला सुनाऊं, आपसे हंसी एलिसिट करूंगा, आपको थप्पड़ मारूं तो समझ पा रहे हो ना, जो भी मैं आपको कुछ करूं और आप सामने से रिस्पॉन्ड करो तो वो रिस्पॉन्स को, उस इमोशन को बाहर निकलवाने को ही अंग्रेजी में एलिसिट करना बोलते हैं। इसको ड्रॉ आउट या इवोक करना भी बोलते हैं। इवोक का मतलब होता है किसी इमोशन को या किसी भी तरह के भाव को जगाना, सेंटिमेंट को इवोक करना। कम्युनल इश्यूज आर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस टू एलिसिट इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम वोटर्स। जो कम्युनल इश्यूज होते हैं, धर्म और जाति से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है नेताओं के द्वारा ताकि वो इलिसिट कर सकें या निकाल सकें अपने वोटर्स में से इमोशनल रिस्पॉन्स को या भावनात्मक प्रतिक्रिया को। इमोशन लिखा हुआ है, इसको इमोशनल कर देना, एडजेक्टिव बना देना इस नाउन रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। यहाँ एल मिसिंग है। अराउज करना, किंडल करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड एलिसिट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगली अपने पास है फ्रेजल वर्ब, फॉर वांट ऑफ। थोड़ी अजीब है सुनने में, फॉर वांट ऑफ। देखिए, वांट का मतलब होता है नीड या डिज़ायर, क्या आपको चाहिए। फॉर से लगा करके आप बताते हैं किस वजह से। फॉर जो प्रेपोजिशन है, ये जो है कंजंक्शन का काम भी करती है। आप जिन बच्चों ने मुझसे मेरे साथ ग्रामर पढ़ी है उन्होंने देखा होगा, फॉर जो है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होती है। कंजंक्शन की केस में ये मतलब निकलता है इसका बिकॉज। तो ये फॉर वांट ऑफ का मतलब क्या हो गया, आप कोई काम नहीं कर पाए क्योंकि कोई सामान आपके पास नहीं था। हिंदी में इसको या आसान इंग्लिश में बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, या ना होने की वजह से। माई कार वॉज यूजलेस फॉर वांट ऑफ डीजल। मेरी कार यूजलेस थी, बेकार थी, डीजल ना होने की वजह से या फॉर वांट ऑफ डीजल। ठीक है, तो हिंदी में समझ लेना ना होने की वजह से, ऐसे ये फ्रेज़ बना हुआ है। यूनिक फ्रेज़ है, बड़ा अच्छा दिखता है आपको, जहाँ भी दिखेगा इसका मीनिंग निकाल लेना। इसको डिवॉइड ऑफ भी बोलते हैं, ये भी कभी कभी आप देखेंगे। आज तो ये फॉर वांट ऑफ आर्टिकल में आने वाला है। चलिए, अगला फ्रेजल वर्ब है अगेन ब्रिंग अबाउट। देखिए, ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज़ को होने को या किसी चीज़ के घटना के घटित होने को कॉज करना। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उससे कुछ और हुआ है ना, आगे कुछ और हुआ, तो आपने उस चीज़ को ब्रिंग अबाउट किया है। यूज़ करके दिखाता हूँ और अच्छे से दिमाग में बैठेगा। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलती हुई वॉर्स ने, जंगों ने, युद्धों ने ब्रिंग अबाउट कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ब्रॉट अबाउट कर दिया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को या तबाही को। तो इन्होंने तबाही को कॉज किया है। समझ पा रहे हो, ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को कॉज करना, किसी चीज़ के होने को, एग्जिस्ट करने को, पैदा होने को का कारण बनना। चलिए, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एनजेंडर, जनरेट, जर्मिनेट, ठीक है, सारे इसके सिनोनिम्स आप आर्टिकल में ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। ये अच्छे लेवल की वोकैब है, मेंस के एग्जाम्स में आप ऐसी वोकैब को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला अपने पास है जी स्ट्रिप। देखिए, स्ट्रिप समवन ऑफ समथिंग, ये स्ट्रक्चर हमेशा बनी रहेगी। स्ट्रिप वर्ड अक्सर इसी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। और स्ट्रिप का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना। जनरली ये वर्ड बना हुआ है कपड़े उतारने से। आपने सुना होगा स्ट्रिप क्लब्स, ऐसे क्लब्स जहाँ पे डांस के नाम पे, समझ गए ना, क्लबिंग के नाम पे, डांसिंग के नाम पर पे कोई मॉडल होता है, मेल या फीमेल, वो अपने कपड़े उतारने लगता है, तो वो स्ट्रिप क्लब्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रिपिंग की जाती है। वहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना, स्ट्रिप समवन ऑफ समथिंग, किसी से कुछ छीन लेने को। टू टेक अवे अ मेडल और ऑनर एज पनिशमेंट। चलिए यूज़ करके दिखाता हूँ।
द कोर्ट impeached द प्रेसिडेंट एंड stripped हिम ऑफ his पावर्स एंड टाइटल्स। कोर्ट ने इम्पीच कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया प्रेसिडेंट को। इम्पीच करना एक, ठीक है ना, एक लीगल वर्ड है, पॉलिटिकल पार्लेंस में यूज़ होने वाला। और इम्पीच का मतलब होता है हिंदी में महाभियोग चलाना, किसी बड़े पद के अधिकारी को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोर्ट ने हटा दिया, रिमूव कर दिया प्रेसिडेंट साहब को और उनसे छीन लिया उनकी पावर्स और उनके टाइटल्स। इसको डाइवर्स्ट ऑफ करना या रॉब ऑफ करना भी बोलते हैं। ओ डबल एफ नहीं आएगा, ओ सिंगल एफ आएगा, ध्यान रखना है इसका। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब या दिस फ्रेज इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट में है जी डाइल्यूट। बड़ा आसान है याद करना है। दूध में पानी मिलाना होता है डाइल्यूट करना। किसी भी चीज़ के कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को, एफिकेसी को कम करने को बोलते हैं डाइल्यूट करना। ठीक है, दूध में पानी मिलाओगे तो वो दूध क्या है, वैसा दूध नहीं रहेगा, ओरिजिनल जैसा, प्योर जैसा। टू मेक समथिंग लेस इंटेंसिव इज टू डाइल्यूट। द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव डाइल्यूटेड देयर शेयर होल्डिंग। कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम इंटेंसिव कर दिया है, यानी अपने शेयर्स बेच दिए हैं, कंपनी में अपना हिस्सा कम कर दिया है। और कहाँ पे, इन द बिजनेस। चलिए, मिटिगेट करना, एडल्ट्रेट करना, अटेंचुएट करना, एटेन्यूएट, है ना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये दोनों वर्ड ज़रूर याद रखना, एडल्ट्रेट, अटेन्यूएट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। दूध में पानी मिला रहे हो, दूध तो कम हो रहा है लेकिन पानी भी तो मिल रहा है, समझ पा रहे हो आप। तो इस तरीके से मिलावट जैसे कामों के लिए एडल्ट्रेट वर्ड का यूज़ किया जाता है, नेगेटिव वर्ड है ये। और अटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज़ की, है ना, वही सांद्रता को, एफिकेसी को या कंसंट्रेशन को कम करना। एक फ्रेजल वर्ब भी बनी है इससे, वाटर डाउन। दूध में पानी मिलाया तो वाटर मिलने से दूध की कंसंट्रेशन डाउन आ गई, वाटर डाउन आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, अच्छी वोकैब आज 6 वर्ड्स हैं। वोकैब को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिला हुआ है, वहाँ से शीट को पूरी। अब आ जाओ आर्टिकल पे, इससे थोड़ा निपटते हैं। आर्टिकल ये कह रहा है कि इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा मतलब लॉ है या राइट है हमारे पास, जिससे सरकारें थर थर काँपती हैं। क्योंकि इस आरटीआई एक्ट के अंदर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो सरकार से, और जनरली आपको सरकार को जवाब देना पड़ता है। आपने पूछ लिया कि ये कैसे हुआ टेंडर, तो टेंडर के डॉक्यूमेंट आपको सरकार को देने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं दें तो एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना हुआ है, उसके पास जाकर के आप शिकायत दर्ज करें। वो कमिश्नर जो है सरकार को ही बुला लेगा कटघरे में कि आपने कैसे इस आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो इतना खतरनाक और पावरफुल एक्ट, आज से 15-20 साल पहले जब ये एक्ट आया था, इस एक्ट से कांपने की वजह से, डरने की वजह से सरकारों ने एक नया तरीका अपनाया। इन्होंने ये तरीका अपनाया कि इस एक्ट को क्रिपल कर दो, अपाहिज बना दो। जो लोग इस एक्ट को इन्फोर्स करते हैं उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी मत डालो, समझ गए, वहाँ पे भर्ती मत करो। तो 10 की जगह पे 2 आदमी काम करेंगे तो इस एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं पाएंगे। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है और ये बोला है कि 2 हफ्ते में हमें पूरा प्लान चाहिए कि आप कैसे इस डिपार्टमेंट की सारी भर्तियों को फिल करेंगे, है ना, वैकेंसीज को फुल करेंगे। चलिए, क्रिटिसाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, ऑफ कोर्स द हिंदू का है तो लिखा ही होगा। सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है उनकी इस खराब हरकत पे। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, नियरली 2 decades आफ्टर द पैसेज ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, it is quite apparent that governments, at least sections of it, are uncomfortable with the idea of transparency and empowerment. कह रहा है जी, लगभग 2 decades के बाद, और किस चीज़ के, इस पूरे पैसेज के, इस पूरे देखिए पैसेज होता है एक टाइम पीरियड जिसमें आप कोई सफ़र तय करते हैं। जैसे आप अहमदाबाद से जयपुर गए तो एक पूरा पैसेज है ये, जिसमें आपको 11 घंटे लगे और 650 किलोमीटर की ड्राइव करनी पड़ी। कह रहा है जी, इसी तरीके से 2 दशकों के पैसेज के बाद में, रास्ते को तय करने के बाद में, और ये रास्ता था हमारे इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। कह रहा है इसके बिल्कुल बाद, इट इज़ क्वाइट एपरेंट, ये चीज़ बिल्कुल, क्वाइट बिल्कुल साफ है, एपरेंट है। और क्या बात साफ है भाई, कि हमारी सरकारें, स्टेट और सेंटर की, और सब की सब नहीं तो कम से कम उनका एक हिस्सा, समझ गए ना, एटलीस्ट सेक्शंस ऑफ इट। कह रहा है वो सरकारें बड़ी अनकंफर्टेबल रहती हैं, परेशान रहती हैं इस ख्याल से, इस आइडिया से जो है पारदर्शिता का, यानी ट्रांसपेरेंसी का, और दूसरा है सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का,
अपने वोटर्स को, लोगों को पावर देने का। और जो वो कौन सी पावर है, ये वो पावर और ट्रांसपेरेंसी है जो एसोसिएटेड है इस एक्ट से, जुड़ी हुई है इस कानून से। तो एक बात हमें 20 सालों में पता ये लगी कि ये एक्ट काम करे ना करे, लेकिन सरकारों की नींद ज़रूर उड़ा के रखता है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत पावर मिल जाती है आम आदमी को और बहुत पारदर्शिता सरकार को बरतनी पड़ती है। चलिए, समझ में आ गया सेंटेंस? बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, ये ऐसे ही आपको राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हो, इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इट की वर्ब है इज, वर्ड्स देख लो सारे जो काम के हैं। क्वाइट मतलब बिल्कुल, एपरेंट यानी क्लियर, साफ। गवर्नमेंट्स की वर्ब है आर, अनकंफर्टेबल होना, किसी चीज़ से परेशान होना। ट्रांसपेरेंसी की स्पेलिंग ज़रूर देख लेना, मीनिंग आपको पता है। पारदर्शिता को, क्लैरिटी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। एम्पावरमेंट यानी किसी को पावर देके सशक्तिकरण करना, किसी को मजबूत बनाना। चलिए और आगे बढ़े। कह रहे जी, अमेंडमेंट्स टू डाइल्यूट इट्स एफिकेसी एंड अटेम्प्ट्स टू डिफीट इट बाय डिलेइंग और डिनाइंग इंफॉर्मेशन हैव बिन क्वाइट कॉमन। कह रहे कई सारे अमेंडमेंट्स आए, सुधार आए, संशोधन आए डाइल्यूट करने के लिए इस एक्ट की एफिकेसी को, इस एक्ट के दूध में पानी मिलाने के लिए, इस एक्ट के असर को कम करने के लिए। कह रहा है एक तो ये सारे अमेंडमेंट्स, और दूसरा जो भी कोशिशें की सरकारों ने डिफीट करने की या हरा ही देने की इस एक्ट को, और कैसे, या तो डिले कर दें, देर लगाएं, या फिर मना ही कर दें इन्फॉर्मेशन देने में। आज मांगी है 1.5 साल बाद आ रही है या आ ही नहीं रही है। कह रहा है ये दोनों जो गलत काम है ना, कह रहा है जी ये बहुत कॉमन रहे हैं, बड़ी आम बात रही है। और कब से? 4 ईयर्स, पिछले कई सालों से। तो सरकार दो हथकंडे अपनाती है। पहले तो मना करेगी, कि कोशिश करेगी कुछ रूल नियम कायदा आपको दिखा करके कि ये आप इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं सकते हमसे, और फिर बोलेगी नहीं दे, मान लो देनी पड़े तो फिर बोलेगी दे देंगे, लेकिन अभी नहीं है, बाद में देंगे। तो 1, 1.5, 2 साल तक आप उनसे मांगते रहो। तो ये दो काम सरकारें करती हैं। अमेंडमेंट्स और अटेम्प्ट्स, इन दोनों की वर्ब है जी हैव बिन। एफिकेसी यानी असरदार होने की, किसी की चीज़ का असर है ना, एफिकेसी। डाइल्यूट करना, वाटर डाउन करना, अटेन्यूएट करना, किसी चीज़ की सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, अनदर वे टू स्कटल द लॉ इज़ टू क्रिपल द फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। कह रहा है अब इन दोनों से भी जब बात ना बने तो एक और रास्ता है स्कटल करने का, नाव डुबाने का इस कानून की। कौन सा रास्ता है भाई? वो कि क्रिपल ही कर दो। द अनदर वे इज़ टू क्रिपल, अपाहिज ही बना दो फंक्शनिंग को या कामकाज को इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिस की, जो सेंटर में भी होता है और राज्यों में भी होता है। तो ये तीसरा तरीका इन्होंने खोजा है। अनदर यानी एक और, हमेशा सिंगुलर के आगे आएगा अनदर, याद रखना। अदर जो है ना, अदर ऐसे नहीं लग जाता सिंगुलर के आगे, द अदर ज़रूर लगता है, बिना द के अदर नहीं लगेगा। जब भी सिंगुलर नाउन के आगे आपको लगाना हो तो आप अनदर का इस्तेमाल करें, इसका मतलब होता है एक और। ठीक है, चलो। वे की वर्ब है इज, कटल करना, नाव डुबोना, किसी चीज़ को रूइन करना, जानबूझ करके कोई प्लान को खराब करना। अब ये कैसे करते हैं? कह रहा है जी, द इशू हैज़ सरफेस्ड अगेन, ये मुद्दा फिर से सरफेस हुआ है, धरातल पे आ गया है, सबके सामने खड़ा है। सरफेस होना यानी कोई चीज़ जो ज़मीन के नीचे थी या ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, सबके सामने आ गई, सरफेस हो गई। और कैसे हुई? विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चनिंग द लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द सेंट्रल एंड सम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस। ये सबके सामने ऐसे आई कि हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम न्यायालय ने क्वेश्चन करने के साथ ही बहुत बड़ी नंबर को या उस आंकड़े को जो है खाली जगहों का हमारे सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस में, ये वो ऑफिसेज हैं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सरकार को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या कर रहे हो भाई, आरटीआई एक्ट जो डिपार्टमेंट चलाता है उसमें लोग ही नहीं बैठे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो जानबूझ के। इशू की वर्ब है हैज सरफेस्ड। फिर क्या हुआ? कह रहा जी, दीज कमीशंस हेयर अपील फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। ये कमीशंस जो हैं हेयर करते हैं या सुनते हैं अपील्स को या शिकायतों को या रिक्वेस्ट को आम आदमी के, पब्लिक के मेंबर से। तो जैसे 5 आदमी मिल करके चले गए वहाँ पे, आप अकेले भी जा सकते हो इनफैक्ट, तो आपकी अपीलों को, आपकी शिकायतों को ये कमीशन सुनता है। और ये वो कौन पब्लिक है भाई, कौन जाएगी वहाँ पे? ये वो पब्लिक है जी हु हैव बिन डिनाइड,
access to information or fail to elicit a response from designated information officers in various departments and institutions। ये वो आम आदमी हैं सताए हुए जिनको या तो डिनाई कर दिया गया है पैसिव वॉइस में, मना कर दिया गया है इंफॉर्मेशन के एक्सेस को, इंफॉर्मेशन तक पहुंच को, या फिर ये वो लोग हैं जो फेल कर गए हैं, नाकामयाब हुए हैं आम आदमी निकालने में, एलिसिट करने में कोई भी जवाब या रिस्पॉन्स उन डेजिग्नेटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जो बहुत मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन में होते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक आदमी रखा जाता है जिसका नाम होता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप हर ऑफिस में जाओ सरकारी, आपको वहाँ मिलेगा, एडिशनल चार्ज होगा उसके पास, कुछ और काम भी करता होगा, आरटीआई एक्ट को भी देखता होगा। तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर आपको जवाब ना दे, आपको मना बोल दे, नहीं दूंगा जवाब, नहीं दूंगा आपको ये टेंडर की कॉपी, तो आपको इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाना होता है अपनी स्टेट या सेंटर के। तो इनका यही काम होता है ऐसे सताए हुए आम आदमी की फरियाद को सुनना। चलिए, कमीशंस की वर्ब है हेयर, दीज कमीशंस हेयर। हु की वर्ब है हैव बिन डिनाइड, डिनाई करना यानी मना करना, डिनाई किया है आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। दूसरी वर्ब है हु की हैव फेल्ड, एलिसिट करना, इवोक करना, किंडल करना, अराउज करना, जगाना किसी रिस्पॉन्स को, सवाल के जवाब को, है ना, इमोशन को। चलिए आगे ये हुआ जी, अ डिवीज़न बेंच हैज़ टेकन नोट ऑफ द फैक्ट्स। एक सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच है, छोटी बेंच है, उसने टेक नोट किया है या ध्यान दिया है इस फैक्ट की तरफ। और क्या फैक्ट की तरफ? फैक्ट ये है दैट देर आर 8 वैकेंसीज इन द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कि 8 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट पे, इस पद पे जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सेंटर के सीआईसी में। और क्या है जी, कह रहा है वाइल 23,000 अपील्स आर पेंडिंग बिफोर इट, जबकि 23,000 शिकायतें इसके सामने पेंडिंग है जिसकी सुनवाई करना बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे सर 8 वैकेंसी में क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई? ये 8 क्लर्कों की वैकेंसी नहीं है, हेड ऑफ ऑफिस का जो हेड ऑफ एचओडी होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी वैकेंसी है ये। समझ गए ना? मान लो उसको एक ही ऑफिस में 11 हेड बना रखे हैं अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो उन 11, 12, 15 में से 8 आदमी जो हेड हैं वही गायब हैं, उनके नीचे का स्टाफ तो पता ही नहीं कितना गायब होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने ऑब्जर्व किया। डिवीज़न बेंच की वर्ब है हैज़ टेकन नोट, टेक नोट ऑफ समथिंग करना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना। वैकेंसीज़ की वर्ब है आर, देयर से क्लॉज शुरू हुआ इसलिए वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी गई है। वैकेंसीज़ प्लूरल है इसलिए वर्ब आर है, अगर वैकेंसी लिखा होता सिंगुलर तो वर्ब इज़ होती। ठीक है, देयर से कोई कनेक्शन नहीं है, देयर से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब का। और आगे बढ़ो, 23,000 अपील्स की वर्ब है आर पेंडिंग। आगे ये कह रहा है जी, इन फैक्ट सम स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमीशंस आर ऑलमोस्ट डिफंक्ट फॉर वांट ऑफ मेंबर्स टू हेयर द पब्लिक। कह रहा है सच बात तो ये है, ये तो सेंटर की कहानी थी, 8 एचओडी गायब हैं। स्टेट अगर चले गए किसी राज्य के ऑफिस में, स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमीशंस के पास, तो वो लगभग डिफंक्ट हैं। डिफंक्ट का मतलब होता है दुकान बंद, बस नाम का ऑफिस, सुबह झाड़ू लगती है, एक आदमी आता है खोलता है, शाम को बंद कर देता है। स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस की ये हालत है कि वो लगभग डिफंक्ट हैं, बंद ही पड़े हैं। और क्यों पड़े हैं बंद भाई? फॉर वांट ऑफ, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, ना होने की वजह से। फॉर वांट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स ना होने की वजह से, और वो मेंबर्स जो पब्लिक को सुने, लोगों की बात को हेयर करें। चलिए, स्टेट का भी बता दिया, कमीशंस की वर्ब है आर, डिफंक्ट देख लेना, फॉर वांट ऑफ आप ऑलरेडी जानते हैं। कह रहा है जी, एनी कोर्ट इज़ बाउंड टू आस्क एज द कोर्ट हैज़ डन नाउ डन हाउ एन इंस्टीट्यूशन कैन बी ऑफ एनी यूज़। कह रहा है जी, कोई भी कोर्ट जो है, कोई भी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी अदालत हो, वो बाउंड है इस चीज़ को आस्क करने में। उसको तो ये पूछना ही चाहिए। जब आप बाउंड है किसी चीज़ को करने में, तो वो आपकी मजबूरी है या ड्यूटी है या फ़र्ज़ है, करना है आपको ही पड़ेगा। तो कोई भी कोर्ट को अगर देखें तो उसका ये फ़र्ज़ है पूछना, उसको पूछ ही लेना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा भी है, जैसा उसने अभी किया भी है। और क्या पूछना चाहिए? पूछना ये चाहिए सवाल कि कैसे, हाउ एक इंस्टीट्यूशन किसी काम का हो सकता है, एक ऑफिस किसी यूज़ का हो सकता है, इफ़ इट डज़ नॉट हैव पर्सन्स, अगर इसमें लोग ही ना काम करते हों। और क्यों? और वो इसलिए
टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ड्यूटीज़ अंडर द लॉ, वो लोग जो परफॉर्म करें जरूरी अपने फ़र्ज़ को कानून के हिसाब से अंडर द लॉ। तो ये किसी भी कोर्ट को पूछ ही लेना चाहिए कि जब ऑफिस में कोई आदमी ही नहीं है तो वो ऑफिस आपने जानबूझ के बंद किया हुआ है, कैसे वो ऑफिस चल पाएगा। चलिए मीनिंग आपने निकाल लिया, बड़ा सिंपल सेंटेंस, लंबे हैं लेकिन ब्रेक करो ना। एनी कोर्ट की वर्ब इज़ व्हेन यू आर बाउंड टू डू समथिंग, वो काम आपको करना ही करना है। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है डेस्टाइंड। व्हेन यू आर डेस्टाइंड टू डू समथिंग, तो वो आप काम करना आपके नसीब में लिखा हुआ है। डेस्टिनी से बना है डेस्टाइंड। आई एम डेस्टाइंड टू सक्सीड, मेरे नसीब में लिखा हुआ है मैं सक्सीड करूँगा। समझ पा रहे हो, ऐसे आप इसको यूज़ करें डेस्टाइंड। और बाउंड में आपकी मजबूरी होती है या फिर वो काम करना आपका फ़र्ज़ होता है। चलिए कोड की वर्ब है हैज़ डन, इंस्टीट्यूशन की वर्ब है कैन बी, इट आया इंस्टीट्यूशन के लिए, वर्ब है इसकी डज नॉट हैव। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी द कोर्ट हैज़ सॉट टू इम्पार्ट सम अर्जेंसी टू द मैटर। कह रहा है कोर्ट ने कोशिश किया है कि वो इम्पार्ट करे या दे दे थोड़ी सी अर्जेंसी, थोड़ी सी इमरजेंसी की भावना इस पूरे मैटर को। कोशिश की है कोर्ट ने कि ये मैटर जो है प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व हो। और कैसे किया कोर्ट ने इस काम को भाई, ये काम कोर्ट ने किया बाय डायरेक्टिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू स्पेल आउट इन 2 वीक्स द टाइमलाइंस। डायरेक्ट करके, आदेश दे करके, ऑर्डर दे करके DOPT नाम के सरकारी डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो कि सबकी रिक्रूटमेंट करवाता है ना सेंटर में, सरकारी इस डिपार्टमेंट को आदेश दे करके कि ये स्पेल आउट करे, डिटेल में बताए। स्पेल आउट करना एकदम खोल के बताना, और बताए 2 हफ्ते में उन सारी टाइमलाइंस को, उस सारे स्केड्यूल को। किस चीज़ का स्केड्यूल? फॉर कंप्लीटिंग द सिलेक्शन प्रोसेस एंड नोटिफाइंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन द CIC। ये स्केड्यूल होगा कंप्लीट करने का सिलेक्शन की प्रोसेस को, और ऐलान करने का, डिक्लेयर या नोटिफाई करने का अपॉइंटमेंट्स को 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, जो अभी गायब हैं CIC में से, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में से। तो कोर्ट ने ऐसा किया, सिर्फ बोल के ख़त्म नहीं किया कोर्ट ने मामला। कोर्ट ने DOPT को बुला के ये बोल दिया भाई 2 हफ्ते में, 2 वीक्स के अंदर पूरा प्लान कागज़ पे बना के हमें दिखाओ, और ये बताओ कि कितने हफ्ते या महीनों में आप 8 CIC नोटिफाई कर दोगे, इनको जो है रिक्रूट कर लोगे, इनको अपनी जगह पे अपॉइंट कर लोगे। ठीक है, कोर्ट की वर्ब है हैज़ सॉट, इम्पार्ट करना यानी देना, स्पेल आउट करना एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए मैं आपसे कोई वर्ड बोलूँ, मान लीजिए आपसे एक वर्ड बोलता हूँ सैल्यूट। सैल्यूट की स्पेलिंग कैसे होती है? जब तक लिखूंगा नहीं तब तक आप इस वर्ड को ना बोल पाओगे ना समझ पाओगे। SILHOUTE। अब मैं बोल रहा हूँ सैल्यूट, अब थोड़ा समझने में और आ रहा है ना कैसे बना है, तो मैंने इसकी लिख दी है स्पेलिंग। तो इसी तरीके से जब कोई काम मुँह ज़बानी बताया जाए और अगर आप उसको लिख करके बता दें तो आप उसको डिटेल में बता पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो कोर्ट ने भी बोला भाई मुँह ज़बानी नहीं चाहिए, स्पेल आउट करो, कागज़ पे स्पेलिंग लिख करके बताओ जैसे मैंने लिखी है, पूरा प्लान हमारे सामने समझाओ हमें। तो ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को याद रखना, किसी चीज़ की स्पेलिंग लिख करके उसको डिटेल में बताना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर डिटेल्स अबाउट द सर्च कमिटीज़ एंड द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट। कह रहा है साथ ही साथ इसने आस्क फॉर किया है, मांगा है उन डिटेल्स को जो हैं सर्च कमेटी की और उस लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स की, उस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अब सर्च कमेटी आपको चेक करना पड़ेगा CIC का कैसे पार्ट है, आई डोंट नो, मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं है इसका, थोड़ा देख लेना। कमेटी बनती होगी कोई सर्च कमेटी, शायद ये सर्च कमेटी का काम होता होगा। जब भी कोई नया CIC लाना हो तो वो किसको लाएगी, है ना, उनको शॉर्टलिस्ट करना, ये होगी सर्च कमेटी। कह रहा है जी सिमिलरली स्टेट्स दैट हैव इनिशिएटेड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस बट विदाउट एनी डेफिनिट टाइमलाइन हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी लाइन में लाया है, कतार में लाने की कोशिश की है। वो स्टेट्स जिन्होंने शुरू तो कर दिया है अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को, लेकिन उनकी कोई टाइमलाइन नहीं है डेफिनेट, 6 महीने में अपॉइंट करेंगे कि 60 साल में करेंगे या नहीं करेंगे। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी स्टेट्स को, ऐसा काम करने वाली स्टेट्स को भी कहा है कि वो भी कंप्लीट करें इस प्रोसेस को एक स्पेसिफाइड टाइम में। आप खुद ही बता दो कितने महीनों में बुला लोगे नए आदमी,
और उसके अंदर पूरा करके दिखाओ। चलिए, स्टेट्स की वर्ब है हैव बीन आस्क्ड पैसिव वॉइस में, दैट आया स्टेट्स के लिए वर्ब है हैव इनिशिएटेड। कह रहा है जी हाउ एवर दिस मे नॉट बी इनफ, कह रहा है लेकिन हो सकता है ये काफ़ी ना हो। और क्यों ना हो भाई? टू ब्रिंग अबाउट अ रिवाइवल इन द फुलफिलमेंट ऑफ द ओरिजिनल पर्पज ऑफ द एक्ट। ब्रिंग अबाउट करने के लिए, लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए या पैदा करने के लिए एक रिवाइवल को, नई जान को फुलफिलमेंट में या डिलीवरी में या पूरा करने में उस ओरिजिनल पर्पस का या उस मूल वादे का जो इस एक्ट का हुआ करता था। तो इतना करने से ये एक्ट फुलफिल नहीं हो रहा। इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो हमें करनी, सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। अच्छा, क्या क्या है वो आगे बता देगा। दिस की वर्ब है मे नॉट बी, इनफ होना, एडिक्वेट होना, काफ़ी होना, ब्रिंग अबाउट करना, जर्मिनेट करना, जनरेट करना, एनजेंडर करना, किसी चीज़ को लेकर के आना, पैदा करना। ठीक है ना। चलिए, अब कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और बिसाइड्स फिलिंग अप वैकेंसीज नॉट ऑल गवर्नमेंट्स हैव कंप्लाइड विद अ कोड वर्डिक्ट ऑफ 2019। कह रहा है जी साथ ही साथ फिल अप करने के, वैकेंसीज को, खाली जगहों को भरने के, ये तो किया ही नहीं। कह रहा है इसके साथ साथ सभी की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कंप्लाई नहीं किया है। नॉट ऑल का मतलब है सब की सब नहीं। मान लीजिए 35 है या 30 है या 29 है तो उनमें से 26 ने नहीं किया, 27 ने नहीं किया, नॉट ऑल। तो कह रहा है जी ज़्यादातर, ऐसा समझ लो ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने कंप्लाई विद नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है ठीक से सुप्रीम कोर्ट के ही एक वर्डिक्ट या फैसले को जो आया था 2019 का। अब वो कौन सा फैसला है भाई? फैसला है दैट कॉल्ड फॉर प्रोएक्टिव एफर्ट्स फॉर टू फिल अप वैकेंसीज इन टाइम बाय एडवर्टाइजिंग दैम अर्ली। ये वो फैसला है जो कॉल फॉर करता है, डिमांड करता है, मांग करता है एक सामने से आने वाले एफर्ट को सरकार की तरफ से, और एफर्ट को फिल करने का, खाली जगहों को, वैकेंसीज को इन टाइम, वक्त रहते एडवर्टाइज करके, उनकी मशहूरी करके पहले से ही। तो आपको पता है जी एक ऑफिसर 2027 में रिटायर होगा, तो 2026 में 4 महीने पहले रिटायरमेंट से ही कोई उसकी एप्लीकेशन, उसकी एडवर्टीजमेंट दे दो न्यूज़ में, है ना, कि हमारा ऑफिसर रिटायर होने वाला है, इस लेवल का अधिकारी हमें चाहिए, इंटरव्यू है, आप आ जाओ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 2019 का एक वर्डिक्ट था कि आपको करना है। ये काम भी इन्होंने अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं किया। चलिए, नॉट ऑल आप समझते हैं, सबके सब की बात नहीं हो रही है। ठीक है, 26 में से 25 ने नहीं किया, 22 ने नहीं किया, 1-2 ने किया होगा। गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव कंप्लाइड, कंप्लाई विद करना, अडियर टू करना, अबाइड बाय करना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। यहाँ मैंने लिख भी दिया होगा, नहीं लिखा? चलो कोई बात नहीं, आज मैं लिखना भूल गया। कंप्लाई विद, अडियर लिख दूंगा तो टू, और अबाइड लिख दूंगा तो बाय। तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। दैट आया 2019 के वर्डिक्ट के लिए, वर्ब है इसकी कॉल फॉर करना, किसी चीज़ की डिमांड करना। कह रहा है द CIC's पोस्ट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ऑटोनॉमी सम ईयर्स अगो। कह रहा है जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके पद को भी स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया, इससे छीन लिया गया, ऑटोनॉमी या आज़ादी, कुछ साल पहले ही, सम ईयर्स अगो। और कब? व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड द फिक्स्ड 5-year टेन्योर, जब सरकार ने हटाई दिया इनका फिक्स किया हुआ 5 साल का कार्यकाल, और क्या बना दिया इसको? एंड मेड इट ओपन एंडेड, और बना दिया इसको खुला। ओपन एंडेड मतलब काम करो तो करो, नहीं करो तो जाओ। इस तरह से सरकार ने इसकी पोस्ट को बना दिया है कि 5 साल का गारंटीड टेन्योर आपको नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब जो भी आदमी CIC बनेगा उसको डर लगेगा, मैंने ठीक से काम नहीं किया, सरकार की बात नहीं मानी, कुछ उल्टा जवाब दे दिया मैंने, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो सरकार ने ये भी खेल कुछ साल पहले खेल दिया था, CIC को दबाने के लिए उसका टेन्योर ही हटा दिया 5 साल का पीरियड का। चलिए, पोस्ट की वर्ब है वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ, स्ट्रिप ऑफ करना, किसी से कोई छीन लेना, है ना, रॉब ऑफ करना, ऑफ लगेगा और डबल एफ नहीं आएगा, सिंगल एफ आता है, याद है ना। ऑटोनॉमी यानी आज़ादी, गवर्नमेंट की वर्ब है रिमूव्ड, टेन्योर का मतलब है कार्यकाल। गवर्नमेंट की दूसरी वर्ब है मेड, सरकार ने बना दिया इसको ओपन एंडेड या खुला। ओपन एंडेड वही है जी, कोई भी आ जाए, जब भी हमें अच्छा लगेगा नया आदमी ले लेंगे, पुराने को निकाल देंगे, है ना, ओपन एंडेड। कह रहा है जी नॉट मच हैज़ बिन डन टू अपॉइंट कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। कह रहा है जी बहुत कुछ नहीं हुआ है, नॉट मच हैज़ बिन डन, अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए कैंडिडेट्स को
अलग अलग तरह के जीवन जीने वाले, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कोई आदमी इंजीनियर हो, कोई बिजनेसमैन हो, है ना, कोई बड़ा हो 60 साल का, कोई छोटा हो 35 साल का। तो हर आदमी अपनी अपनी वॉक को लाइफ ही कर रहा है, अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहा है। और कोशिश यही होनी चाहिए इसी तरह से हर तरह के आदमी को अपॉइंट किया जाए। तो कोई भी एफर्ट इन्होंने नहीं बनाया कि अलग अलग तरह के लोगों को लाया जा सके। कह रहे जी, और वो क्यों? कह रहे जी, एज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स कंटिन्यू टू बी चॉजन। कह रहे जी, क्योंकि रिटायर किए हुए पेंशनर जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी आज जारी हैं, वही जारी हैं, उनको ही चूज़ किया जाता है इस काम के लिए। कोमा लगा के, अ पॉइंट नोटेड बाय द बेंच इन द लेटेस्ट हियरिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको बेंच ने नोट किया, ऑब्जर्व किया अपनी लेटेस्ट हियरिंग में, सबसे जो है अभी जो हियरिंग हुई है, जो सुनवाई हुई है उसके अंदर। तो एक आदमी जो पेंशनर है, ऑलरेडी 30-35 साल सरकार की तनख्वाह लेकर के अब पेंशन पे जी रहा है, मस्त अपनी ज़िंदगी काट रहा है, उसी को आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दो, है ना, उसको और पैसा दे दो, साथ में उस आदमी को दबा भी लो आप, क्योंकि वो सरकार के अंडर ही तो काम किया था पूरी ज़िंदगी। अब वो सरकार के खिलाफ क्या इन्फॉर्मेशन देगा आम आदमी को? तो यही काम किया जा रहा है, सिविल सर्वेंट्स को ही कंटिन्यू किया जाता है इन जो है पदों के ऊपर। नॉट मच की वर्ब है हैज़ बीन डन, सिविल सर्वेंट्स की वर्ब है कंटिन्यू, पॉइंट की वर्ब है, पॉइंट की कोई वर्ब नहीं है भाई। नोटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पॉइंट के लिए आया नाउन के लिए, ठीक है। विच इज़ अ पॉइंट नोटेड बाय द बेंच। कह रहा है जी, इट इज़ इनएविटेबल दैट अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज विल रिजल्ट इन a huge backlog and ultimately discourage the people from seeking the information। कह रहा है ये तो होना ही है, इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके, जो अनअवॉइडेबल हो। कह रहा है ये चीज़ तो होनी ही है कि जो बहुत सारी वैकेंसी होती हैं वो रिज़ल्ट इन होती हैं, इस नतीजे पे निकलती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि एक बहुत बड़ा पेंडेंसी हो जाता है, बैकलॉग हो जाता है ना। ऊपर देखा ना हमने 23,000 पेंडिंग थी, तो एक बैकलॉग होना तो लाजमी है, होगा ही होगा जब आपके पास खाली पद पड़े हों। और अल्टीमेटली ये डिस्करेज भी करता है, हौसला भी तोड़ता है आम आदमी का, पीपल का, इंफॉर्मेशन को मांगने से। जब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन मिलनी ही नहीं, है ना, जिसके पास आप शिकायत लेके जा रहे हो वो आदमी ही नियुक्त नहीं किया है सरकार ने आज तक, तो आपका हौसला ऐसे ही टूट जाएगा। आप क्या लोगे इन्फॉर्मेशन का, क्या करोगे? चलिए, इट की वर्ब है इज़, इनएविटेबल जो होना ही होना, लार्ज नंबर की वर्ब है विल रिजल्ट, दूसरी वर्ब है विल डिस्करेज। यहाँ पे विल दूसरी बार नहीं लिखा हुआ। कह रहा है जी, इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू कंक्लूड दैट दिस इज़ वट दोज इन पावर वांट। कह रहा है जी, बड़ा मुश्किल है इस निष्कर्ष पे ना पहुँचना, इस कंक्लूजन को ना लेकर के आना बड़ा मुश्किल है। क्या है वो? ये निष्कर्ष ये कि ये वो चीज़ है जो पावर में बैठे हुए लोग चाहते हैं, जो है जो उनकी ज़रूरत है। मतलब हमें कितना भी आप कन्विंस कर लो, हमें आज भी यही लगेगा, हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है तमाशा, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कोई आदमी ऊपर बैठा है जो चाहता है ऐसा हो। समझ गए ना? बड़ी पावरफुल लाइन है, ये कंक्लूड करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो। इट की वर्ब है इज़, दिस की वर्ब है इज़, दोस इन पावर की वर्ब है वांट। चलिए रैप अप कर देते हैं क्लास को। अब आ जाओ आर्टिकल पे, मतलब अपने क्विज़ पे। थोड़ी लंबी होगी क्लास, आर्टिकल्स फ्लो में क्या एक्सप्लेन करने में भी टाइम निकल जाता है ना, और मेरा मन करता है यार कोई भी चीज़ ऐसी ना छोड़ दूँ मैं जो मैं बोल जाऊँ और आप समझ ही ना पाओ। सेंट्रल थीम पूछिए आपसे पैसेज की, इस आर्टिकल को एक सेंटेंस में कैसे बताया जाए। जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज करो और खुद से चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। देखो जी, इस आर्टिकल को लिखा गया है सरकार के बुरी मंशा को बताने के लिए। सरकार कोई भी हो, चाहे सेंटर की या स्टेट की, तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स जो सरकार कर रही है आरटीआई एक्ट को कमज़ोर बनाने का, उसकी वजह से आर्टिकल, मतलब वही सेंट्रल थीम है। आरटीआई एक्ट लाने में सबसे बड़ी भूमिका भारत में पता है आपको किसकी थी? चलो सर्च करना आप नेट पे, अरविंद केजरीवाल की। चलिए, व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सुप्रीम कोर्ट की क्या आशाएं हैं डीओपीटी से? सुप्रीम कोर्ट की यही आशा है जी, मौखिक बातों से काम नहीं चलेगा, एक टाइमलाइन ला करके दो, पेंडिंग अपील्स के लिए नहीं, टाइमलाइन चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस को, भर्ती करने की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए।
तो बी और सी में कंफ्यूज मत होना, पेंडिंग अपील्स का काम नहीं है डीओपीटी का। डीओपीटी का काम होता है एग्ज़ाम करवाने के बाद आखिरी नियुक्ति देना, है ना, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब काम करवाने का काम होता है डीओपीटी का। चलिए अब आ जाते हैं अपने कॉलम्स पे। इधर आपके क्वेश्चंस हैं, राइट में आंसर्स हैं, मैच करना। मान लीजिए एटेन्यूएट का मतलब होता है डाइवर्स्ट, स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन इन डिटेल्स। जो भी मतलब हो आपको सही कॉलम को सही क्वेश्चन से मैच करना है। 3 का डी, 9 का बी, 6 का एफ, जो भी बनाना चाहो बना लेना। 3 से लेकर के 9 तक यानी 7 सवालों के क्वेश्चंस के आंसर रखे गए हैं फर्स्ट कमेंट में। चेक कर लो, आराम से चेक करके बताना आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले। क्लास आज की कैसी लगी। ज़रूर मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। एक लाइक और एक शेयर इसको ज़रूर से दें। क्लास अगर पूरी देखी हो तो पीडी लिख दिया करो, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि कितने स्टूडेंट्स पूरे मन से पूरा देखा, ऐसा लिख दिया करो। पीडी पूरी क्लास को देखते हैं। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।